टीवी स्टार न्यूज में हूं आपके साथ तुलिका सिंह। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। 2 दिनों से दिन में ठंडी हवाओं का असर कम होने से प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। अब संभावनाएं हैं कि रविवार तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति पर पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें तेजी से इजाफा भी होगा। यूं ही शीतलहर की वजह से प्रदूषण से जो राहत मिली थी उसका असर बीते शुक्रवार से ही कम होने लगा है। सीपीसीबी के अनुसार शनिवार को राजधानी में AQI 290 पर पहुंच गया, जबकि कई जगहों पर 300 के ऊपर रहा। इनमें DTU 304, RK पुरम 312, पंजाबी बाग 306, नेहरू नगर 358, सेक्टर 8 द्वारका 319, जहांगीरपुरी 358, विवेक विहार 315, फेज 2 ओखला 307, बवाना 310, पूसा 334, मुंडका 338, आनंद विहार 301 शामिल रहा। NCR में हालात और अधिक खराब रहे। भिवाड़ी में AQI 351, फरीदाबाद में 260, गाजियाबाद में 295, ग्रेटर नोएडा 292, गुरुग्राम 260 और नोएडा 301 पर रहे। सफर के अनुसार प्रदूषण शनिवार को थोड़ा बढ़ा। जमीनी सतह पर हवाओं की गति मध्यम रही। राजधानी में अगले कुछ घंटों में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से हवाओं की गति 31 दिसंबर से कम हो जाएगी। इसके रविवार को भी प्रदूषण कुछ कम रहेगा, लेकिन इसके बाद 21 दिसंबर से इसमें तेजी से इजाफा होगा और 22 दिसंबर को भी यह काफी हद तक बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ वह कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 90 करोड़ रुपए लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे। इनमें 30.67 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, 26.45 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 32.77 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे व उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करेंगे। अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कृषि मेले का उद्घाटन करने के लिए 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे अयोध्या के कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। इस दौरान वह कृषि मेले और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित जानवरों के अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन में शामिल होने के बाद अयोध्या के जनप्रतिनिधियों से कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में अयोध्या के जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक, सांसद, महापौर, जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। अयोध्या के विकास, संगठन, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कृषि बिल पर किसानों के बीच जनप्रतिनिधियों के जाने और किसानों को कृषि कानून के महत्व को कैसे समझाया जाए, इसके पर भी चर्चा होगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में जनपद में किसानों का जमावड़ा होगा और खेती की नई तकनीक से किसान रूबरू होंगे। उन्हें फसलों, बीज, कृषि यंत्र व आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक 3 दिन तक किसान मेले में खेती के बारीक से बारीक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कृषि प्रदर्शनी में फसल के बीज और कृषि उपकरण भी रखे जाएंगे, ताकि किसान वहां पहुंचकर उसके बारे में समग्र जानकारी ले सके। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह ने बताया कि किसान मेले में कृषि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। किसान मेले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, रामपत्री शास्त्री, जनपद के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, सभी विधायक व जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि मेले में कृषि वैज्ञानिक व कई जनपदों के किसान पहुंचेंगे। किसानों के आंदोलन के सहयोग और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
बेनीवाल ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा। जानकारी के मुताबिक अपने इस्तीफे में हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों को विरोधी बताया। बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वह 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य में बने रहने के बारे में भी फैसला उसी दिन होगा। कंगना रनौत बीते दिनों अपने ट्वीट को लेकर हमले झेल चुकी हैं। कंगना रनौत ने फिर किसान आंदोलन पर बयान दिया है। कंगना ने वीडियो जारी किया और किसानों के आंदोलन में आतंकियों के शामिल होने की बात कह दी। इतना ही कंगना ने एक ट्वीट भी किया और कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों को देशभक्त बताकर धोखेबाजों से बचने की नसीहत दे डाली। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल, सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास सुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी के हो गए। कहा जा रहा है कि सुवेंदु टीएमसी के हो रहे उनकी उपेक्षा को लेकर नाराज रहे थे। अमित शाह की रैली के दौरान उन्होंने खुलेआम गृह मंत्री के साथ मंच साझा किया, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से टीएमसी चीफ को बड़ा सियासी झटका लगा है। पार्टी में शामिल होने के बाद शुभेंदु ने सीधा हमला ममता बनर्जी के सरकार पर बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यदि राज्य को मुक्त करना है तो इसकी बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने की आवश्यकता है। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में इन दिनों आमरा दादर अनुगामी के पोस्टर काफी जगह जगह देखने को मिल रहे थे। आमरा दादर अनुगामी यानी हम दादा के अनुयायी हैं। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों ने ये पोस्टर्स थे जो पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, नदिया, मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में पोस्टर लगवाए जा रहे थे। शुभेंदु के समर्थन में लगे पोस्टरों में न तो ममता बनर्जी का नाम था, न ही टीएमसी का निशान। पोस्टर में हर जगह सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगी हुई थी। शुभेंदु की नाराजगी की वजह यह है कि ममता पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अधिक अहमियत दे रही थी और अघोषित रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना चुकी हैं। शुभेंदु जैसे कद्दावर नेता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। शुभेंदु ने खुलकर कहीं भी पार्टी प्रमुख के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तृणमूल के अंदर वो लगातार निशाने पर रहे। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात के बाद एंट्री मार राज्य का सियासी पारा और बढ़ा दिया। शाह ने बंगाल की धरती से भावनात्मक और श्रद्धा के साथ जोशीले अंदाज युवाओं को जोड़ने की अपील की। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है।
शाह शनिवार को सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के आश्रम पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। शाह ने कहा, मैं उस स्थान पर आया हूं जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतना जागृत करने का केंद्र है, इसलिए आज मैं यहाँ से नई चेतना प्राप्त करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया। स्वामी जी ने खुद को देश के पुनरुत्थान के लिए समर्पित किया था। इसके बाद गृह मंत्री पश्चिमी मैदानपुर स्थित खुदीराम बोस के घर पहुंचे और वहां की मिट्टी को नमन किया। शाह ने कहा कि देश को आजाद कराने के बंगाल के वीर सपूतों का योगदान कोई भुला नहीं सकता। बोस ने जब अपने प्राण देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिए तो युवाओं ने उनका नाम की धोती बांधनी शुरू कर दी थी। आगे कहा कि यह वही बंगाल है, वह जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के हैं, जैसे बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने पूरे भारत के। उन्होंने ममता सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बंगाल में बहुत उच्छी राजनीति चल रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमित शाह मिदनापुर के प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में भी गए। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और देवी के मंदिर में सिर झुकाया। शाह ने कहा कि वो मंदिर में पूजा करने आए हैं। इसके बाद शाह दोपहर में मिदनापुर पहुंचे और बेलिसपुर गांव में किसान के घर पर भोजन किया। इस पूरे दौरे में अमित शाह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष व कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। यूपी गेट पर शनिवार शाम किसान संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को किसानों का उत्पीड़न बंद करने का चेतावनी दी कि यदि किसानों को रोका गया और उनके परिवारों पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 14 लेन बंद कर दी जाएगी। राकेश टिकैत व अन्य किसानों के साथ संयुक्त वार्ता में किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन आंदोलन आने वाले किसानों को जगह जगह रोका रहा, ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया जा रहा है। आंदोलन में बैठे किसानों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके घर पर जाकर परिवार व किसानों को वापस बुलाने का दबाव बना रही है। संगठन ने किसानों को उत्पीड़न के समाधान के लिए मेरठ कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को रविवार सुबह वार्ता के लिए आमंत्रित किया। शाम 4 बजे यूपी गेट पर सरदार वीएम सिंह, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, तेजेंद्र सिंह, बलराज भाटी, डीपी सिंह और ओमपाल भाटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। वीएम सिंह के आरोप ने लगाया कि शुक्रवार की रात कई ट्रॉलियों में किसान बैठकर गाजीपुर आंदोलन में आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, फिर 3 बजे छोड़ा। कुछ दूरी पर पुलिस ने दोबारा से उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को शांतिपूर्ण धरना देने की बात कही है, लेकिन प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर पर खड़ी किसानों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके घर जा रही है। एक किसान के पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई। परिवार पर किसान को वापस बुलाने का दबाव बनाया जा रहा है। गृह मंत्री से कहूंगा कि किसानों को रोकने का काम न करें। अगर रोकने या डराने का काम करोगे तो दुगना किसान आंदोलन में आएगा, उसे प्रशासन को रोक नहीं पाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तराखंड सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई तो भारत सरकार से है। यह लड़ाई लंबी चलेगी, किसान तैयारी कर लें, मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि बिजली बिल, एमएसपी पर गारंटी कानून और कई तरह के मुद्दे हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। जब तक सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हर किसी को कृषि कानून किसानों के हित में बता रही है। 7 वर्षों के बाद गांव में गई है। सरकार की तरफ से 700 जगहों पर पंचायत करने की बात कही जा रही है। इसके जरिए सरकार हर आदमी को कानून बढ़िया बता रही है। व्यापारियों से बोला जा रहा है आपके लिए कानून बढ़िया बन गया। उन्होंने कहा कि सरकार के बयान आते हैं 40% लोगों को खेती से हटना है, सरकार से ने प्लान बना लिया, इसलिए यह कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि व्यापारी हल चलाना नहीं जानता, बीज बोना नहीं जानता, वो खेती फायदे की कैसे करेगा। हमारी कई पीढ़ी हो गई खेती करते हुए, इसके बाद भी हम नुकसान में हैं। ऐसे में शहर का व्यापारी खेती करेगा तो फिर मुनाफा कमाने के लिए कुछ न कुछ हेरा फेरी करेगा। उत्तर भारत में चल रही शीतलहर के बीच किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की हुई है। इस बीच आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया। किसान संगठनों ने पूर्व घोषित रविवार की देशव्यापी श्रद्धांजलि सभा के बारे में भी आपस में चर्चा की। किसान नेताओं का मानना है कि खेती किसानी बचाने के लिए करीब 30 किसानों ने अपनी जान दे दी। इनकी याद में होने वाली श्रद्धांजलि सभाओं से देश के हर गांव का किसान आंदोलन से जुड़ जाएगा।
किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी ने बताया कि रविवार को देश के सभी जिलों, तहसील व गांव में श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। इसमें आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को याद किया जाएगा। जबकि भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के ओंकार सिंह ने बताया कि किसानों की याद में 11 बजे से 1 बजे के बीच श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। इससे देश का हर किसान आंदोलन से जुड़ जाएगा और तीनों कानूनों के खिलाफ मजबूती से वह अपनी आवाज रखेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार के आयोजन के लिए एक पोस्टर भी जारी किया। इसमें आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की तस्वीरें लगी हैं। इसे अलग अलग माध्यमों से पूरे में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थलों पर सभाएं होंगी। मुख्य आयोजन सिंधु बॉर्डर पर होगा। यहाँ किसान संगठनों के नेता मौजूद रहेंगे। किसान जान देने वाले अपने भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे और सरकार के रवैये पर चर्चा भी करेंगे। श्रद्धांजलि सभा खत्म होने के बाद आखिर में सिंघू बॉर्डर पर दोपहर के बाद 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक भी होगी। इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार हर तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन आंदोलन हर दिन ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। रविवार की देशव्यापी मुहिम से सरकार को तो पता चल जाएगा कि किसानों का आंदोलन किस स्तर पर जमीन से जुड़ा हुआ है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के लिए 12 देशों ने भारत से मदद मांगी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल ने शनिवार को कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय बैठक GOM की बैठक में यह बात कही। बाद में पॉल ने एक विस्तृत प्रस्तुति के जरिए GOM को टीकाकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं, वैक्सीन ट्रायल, वैक्सीन निर्माता कंपनी व वैक्सीन की उपलब्धता और उसके रखरखाव में अवगत कराया। GOM की यह बैठक ऐसे दिन हुई जब देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को जोर दिया कि संपूर्ण लक्षित आबादी को कवर करने के लिए एक त्वरित कोविड-19 टीकाकरण अभियान की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 करोड़ है। हर्षवर्धन शनिवार को GOM की 22वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत में कोविड-19 महामारी की वृद्धि पर 2% गिर गई है और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है, 1.45% है। हर्षवर्धन ने कहा, भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.46% हो गई है, जबकि 10 लाख नमूनों के प्रशिक्षण की रणनीति से सच्चाई सकारात्मकता दर घटकर 6.25% हो गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में त्योहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण, निगरानी और उपचार की नीति के कारण मामलों में कई नया उछाल नहीं दिखा। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे उचित कोविड व्यवहार बनाए रखें। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने लोकतंत्र में भरोसा दिखाते हुए आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद DDC चुनाव, जो कि शनिवार को संपन्न हो गया। इस चुनाव में कुल मिलाकर करीब 51% मतदान हुआ। अब मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि शनिवार को 8वें और अंतिम चरण के मतदान में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 51% मतदान हुआ। यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के 18 जिलों में फैले हैं। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। शर्मा ने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण 50.58% मतदान हुआ। जम्मू संभाग में अंतिम चरण में 72.71% मतदान दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर घाटी में 29.91% मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में 3.21 लाख से अधिक मतदाता मतदान के लिए बाहर आए। शर्मा ने कहा कि अंतिम चरण में कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा जिले में सबसे अधिक 63.8% मतदान, जबकि बांदीपुर में 56.5%, बारामूला में 44.6%, बडगाम में 35.12%, कुलगाम में 11.2% मतदान हुआ। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC टाइम्स। नमस्कार।